जय हिंद बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हमने बोरोन फैमिली कंप्लीट कर ली थी, 13th ग्रुप। सो टुडे वी विल स्टार्ट ग्रुप नंबर 14, कार्बन फैमिली। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी को पता होंगे। एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। 6, 14, 32, 50, 82 और कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 अगर ये तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद बस 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं बच्चों कि 6 में कितना जोड़ा आपने, 8। 6 में 8 प्लस कर दिए, 14 आ गया, ठीक है। और 14 में फिर 18, 14 में कितने जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए, ठीक है। और 32 में फिर से 18 जोड़ दिए आपने, 50 आ गए। और फिर लास्ट में 32। तो 8, 18, 18, 32। पहला तो आपको याद होता ही है 6, ठीक है। 6 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद 8 जोड़ दीजिए, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन पहले की आती है तो बाकी सबकी बन जाएगी, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात है नहीं यहाँ पर। और यहाँ इनको याद रख सकते हैं, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स करते हैं। एटॉमिक रेडियस काफ़ी बार ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस पर हम, कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है क्योंकि शेल ऐड होते चले जाते हैं। और अलोंग द पीरियड आएगा यहाँ, अलोंग द पीरियड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट शेल सेम रहता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति न्यूक्लियस की। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर वाले अंदर की तरफ खींचने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी, श्रिंकिंग होने लगेगी, तो साइज घटता है, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट घटता है। तो घटता है तो इसलिए इसका ग्रुप 13 के मुकाबले लेस है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इसका ग्रुप 13 के मुकाबले लेस है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम। पहले हमने ग्रुप 13 किया था, अब हम ग्रुप 14 कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज नीचे की तरफ जाने पर बढ़ने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना नीचे वाले में आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाने पर घट जाएगी और लेफ़्ट टू राइट बढ़ जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 इज हायर देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। देखिए, तो ग्रुप 13 में क्या था, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। और यहाँ पे है 2s2, 2p2। तो बोरोन, ये था बोरोन। और फिर हम कार्बन पर चले गए 6। और आपको पता है कि नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और लेफ़्ट टू राइट साइज घटता है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पर बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये एक जो है निकलने पर कहीं ना कहीं ये एक फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन का एहसास दिलाएगा, ठीक है, बोरोन। हालांकि ऑक्टेट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि नोबल गैस बन गए, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नोबल गैस बन गया है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो नहीं, लेकिन फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न तो आपको ये बता दिया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो श्रिंकिंग होएगी साइज में, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। दूसरा, इस एक के निकलने पर बोरोन में फुल फिल्ड हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक निकालोगे तब भी एक बचा रह जाएगा 2p में,
ओके, दूसरा 2p में 2 हैं, तो अगर एक मिल जाए ओके तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, हाफ फील्ड लग रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, कार्बन अनपेयर कर लेता है अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, और बाद में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हैं। ग्रुप 13 के मुकाबले इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, अभी आपको बताया, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, आपस में भी कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स अगर ये बना रहे हैं विद ईच अदर एंड द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देयर एटम्स इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। इसकी वजह से तो ये पास पास रहेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ेंगे उसमें भी हम ये देखेंगे कि कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है, ठीक है। तो कैटिनेशन भी शो कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड की बनाने की टेंडेंसी भी उसमें यानी कि ज़्यादा है, जो कि हमने अभी भी देखा यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ थोड़ा कम हो जाएगी, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ये। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर प्रिवेलेंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दैट इज इन लेड में +2 स्टेबल होने लग जाएगी, जबकि कार्बन में +4, या ऊपर वालों में +4, नीचे की तरफ +2 ज़्यादा स्टेबल होने लग जाएगी। और रीज़न जो है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो हमने बोरोन फैमिली की थी तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, थैलियम का केस लेकर बताया था, और यहाँ पर हम लेड का केस कर रहे हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पढ़ाया जा चुका है बोरोन फैमिली में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक करेक्टर ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जीज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है 13 के मुकाबले इनमें ज़्यादा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे 13 ग्रुप के मुकाबले में, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या लेस मेटेलिक हैं ये। ग्रुप 13 वाले ज़्यादा मेटेलिक थे, ठीक है। और आपको पता ही है मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। कार्बन जो है नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल और सेमी मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, और जर्मेनियम मेटलॉइड है। हम दोनों को, सिलिकॉन और जर्मेनियम को पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। टिन और लेड दोनों के दोनों टिपिकल मेटल्स हैं। तो मेटेलिक करेक्टर जो है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है, इसी वजह से टिन और लेड क्या हैं, टिपिकल मेटल्स हैं। कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे कार्बन है, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, डबल बॉन्ड भी बना लेती है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आपने देखे हैं, ठीक है। आप बेंजीन भी आपने देखा है, इसमें भी डबल बॉन्ड है कार्बन के, लेकिन रिंग फॉर्म में, ठीक है। ब्रांच्ड फॉर्म में भी आपने देखे होंगे कि मिथाइल ग्रुप साइड में लगा हुआ है, ठीक है, ब्रांचिंग हो गई, तो ये सब आपने देख रखा है। तो कार्बन जो है कार्बन के साथ मिल करके काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं कैटिनेशन, और कार्बन जो है इस ग्रुप में मैक्सिमम कैटिनेशन शो करती है। नीचे की तरफ जाने पर कैटिनेशन डिक्रीज करेगी। ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म लीनियर चेन्स, ऐसे सीधा ब्रांचिंग कर देंगे ऐसे, तो ब्रांचिंग हो गई। और रिंग आपको बेंजीन रिंग अभी बताया ही था, ठीक है। तो रिंग भी बना सकती है डिफरेंट साइज के, डिफरेंट लेंथ के। एलोट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी।
it means existence of an element in two or more forms which have different physical properties but have similar chemical properties. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है ही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। देखिए, सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल हूबहू वैसा ही, जैसा मतलब जैसा एक व्यक्ति है वैसा ही दूसरा है, मान लो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, तो वो आइडेंटिकल होता है। और हम कहें कि एक जैसा सा लग रहा है, ठीक है, तो वो सिमिलर है, कॉपी नहीं है, हूबहू एक जैसा नहीं है, तो सिमिलर है केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन एग्जिस्ट इन टू इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तीसरी फुलरीन भी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कभी 11th-12th में। तो यहाँ पर हमें बस एलोट्रोपी डिस्कस करना है। डायमंड जो होता है वैसे डेंसर होता है ग्रेफाइट से, डायमंड इज़ वेरी हार्ड, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को। डायमंड में sp3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, ग्रेफाइट में sp2 होता है, फुलरीन में भी sp2 होता है। डायमंड इज़ केमिकली अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, ग्रेफाइट जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है, डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये 4-5 पॉइंट आप वैसे ध्यान में रख सकते हैं, कहीं पे भी आपको काम आ सकते हैं ये, ठीक है। आपने एसएससी के एग्ज़ाम भी देने हैं आगे, एचएसएससी, एचपीएससी और 100 तरह के एग्ज़ाम आप लोगों ने देने हैं, क्या पता कहाँ पर कौन सी चीज़ काम आ जाए, क्योंकि साइंस भी आती है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस भी आती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, यहीं से कहीं से वहाँ सीधे मिल जाते हैं आपको। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी है यहाँ पर, आपको बताया मैंने, डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है। एन के साथ भी सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी आपने सुना होगा, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में, तो इनके साथ एन और ओ के साथ भी ये डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन पी पाई बैक बॉन्डिंग। सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन में देयर अकर्स डी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल खाली है, तो वहाँ पे डी पाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए नीचे देखते हैं हम, पिरामिडल स्ट्रक्चर है CH3 थ्राइस N का, बट ये ट्राइसिलाइल एमीन जो है NSIH3 थ्राइस, ये प्लेनर है। ये 12th में भी क्वेश्चन आता था शायद, ठीक है। तो ये पिरामिडल क्यों है, देखिए N है, मिथाइल ग्रुप लगा है, एक और मिथाइल ग्रुप लगा है, एक और लगा है, और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये अंदर की तरफ झुक जाएंगे बॉन्ड्स, यानी कि प्रॉपर ये टेट्राहेड्रल तो रहेंगे नहीं, तो ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया पिरामिडल। अब बात करें SiH3 और एक SiH3 और ले लिया बच्चों, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो क्या करेगा, उसका वो Si के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेगा। सिलिकॉन के पास खाली डी ऑर्बिटल हैं, तो डी पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कभी यहाँ हो जाएगी, अगले क्षण यहाँ हो सकती है, अगले ही क्षण यहाँ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से पल पल ये अलग अलग सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, और अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये sp2 में आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हम बोलेंगे प्लेनर, एक ही प्लेन में आ गए सभी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बाइड्स, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता है, ठीक है। अभी कार्बाइड्स क्या है, कार्बन तो होगा ही वहाँ पे, यहाँ से पता चल रहा है आपको, कार्बाइड्स कार्बन तो होगा ही, साथ ही साथ इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इसके साथ होंगे और इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे कार्बाइड्स। कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, एक दो आप याद रख सकते हैं अगर तो रख लीजिएगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स, 2000 से ऊपर का टेम्परेचर कर दो या 2000 के आसपास, तो ये बन जाएंगे। मेटल ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, हीटेड मेटल का गैसेस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करा दो, एसिटाइलिन का
या एसिलीन बोल देते हैं इसे, एसिलीन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करा दो इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो इनमें से एक आधा आप ध्यान में रख लीजिएगा। मेन पार्ट ये है जो आपके सामने आ चुका है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स, तो 3 तरह के हैं। तो पहला करते हैं हम साल्ट लाइक या आयनिक कार्बाइड्स, जो कि फर्दर आगे 3 तरह के हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, दीज आर सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स देन कार्बन। और ये कौन से होंगे, ग्रुप 1 या 2 या 3 के होंगे। ये इजीली हाइड्रोलिसिस, इनका मतलब इजीली हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनायंस दिस। तो C4- यूनिट हो सकती है, C2- C3 4- हो सकता है। और फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है जहाँ हम पढ़ेंगे मिथेनाइड्स, एसिटाइलाइड्स, एलाइलाइड्स। तो मिथेनाइड्स में क्या है, C4- होगा, एसिटाइलाइड्स में C2- एलिलाइड्स में C3 4- होगा। तो पहला पढ़ते हैं मिथेनाइड्स। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, मीथेन, मिथेनाइड्स। तो मीथेन के चारों हाइड्रोजन अगर आप निकाल दे तो क्या बनेगा, C4-। ये वाला एनायन इनमें होगा। और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये C4- से क्या बन जाएगा, अगेन CH4 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है जैसे Be2C। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ तो कैसे आ जाता है क्वेश्चन कि Be2C जो है, बताइए ये कौन से वाला कार्बाइड है, मिथेनाइड है, एलिलाइड है, क्या है ये। तो अगर आपको पता है कि C4- मिथेनाइड्स होते हैं, जो कि आपको मीथेन से पता चल जाएगा। तो अब ये देखना है कि इसमें कार्बन क्या 4- रखती है चार्ज, उसको बीच से तोड़ते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम कितने हुए अपने पास, 2 हैं। एक बेरिलियम पे आपको चार्ज +2 पता है, दूसरे पे भी +2 है, और एक कार्बन है इसके अंदर। तो जब यहाँ +4 है तो यहाँ कितना होगा, -4। C4- एनायन बन रहा है ना, अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मिथेनाइड है। चलिए एक और देख लेते हैं, Al4C3। तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 हैं बच्चों, चारों लिख लेता हूँ मैं। और आपको एक चीज़ पता होगी, जो C के नीचे जो 3 दे रखा है वो तो चार्ज होता है एल्यूमिनियम पर, जो एल्यूमिनियम के पाँव में दे रखा है वो ले जाओ कार्बन पर, ठीक है। और पहले कैटायन होता है फिर एनायन है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, +3 +3 +3, 4 है ना। कार्बन कितने हैं, 3 है हमारे पास, ठीक है। मैं मिटो रहा हूँ इसको यहाँ से। तो कार्बन अपने पास कितने हैं, 3। और कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, जो एल्यूमिनियम के पैर में लगा हुआ है ना वो, इसको यहाँ C के ऊपर ले जाओ। 10वीं क्लास की चीज़ें हैं ये। तो कार्बन के ऊपर -4 -4 -4, टोटल कितना हुआ नेगेटिव, 4×3 = 12, यहाँ ये 4 हैं और +3 का चार्ज है, 4×3 = 12 +12, बैलेंस हो गया ना। यूनिट कौन सी बनती हुई दिखाई दे रही है, एनायन, C4-। और अगर C4- दिखाई दे रहा है बच्चों, सो इट इज़ मिथेनाइड, ओके। तो इस तरह से आप परख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है। और BSc की बात करें तो आपको सीधा इनके ऊपर नोट लिखने को मिल जाएगा, किसी भी कार्बाइड पर आपको नोट लिखने को मिल सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स में मिलेगा, तो ये आपको सारे हो सकता है पूछ ले। आगे प्रिपरेशन है, बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन का 2000 डिग्री के आसपास तापमान रखिएगा, बेरिलियम कार्बाइड बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो एल्यूमिनियम और कार्बन को भट्टी में यानी फर्नेस में डाल दीजिए, करंट पास कीजिए, Al4C3 इलेक्ट्रिक फर्नेस है ना, तो Al4C3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। फिर है एसिटिलाइड्स। तो यहाँ से फीलिंग आ रही है एसिलीन गैस की, एसिटाइलिन बोल देते हैं आप, एसिलीन बोलना चाहिए वैसे, ठीक है। तो एसिलीन गैस C2H2 पढ़ रखी है आपने, C∼CHH, ये होती है हमारी एसिलीन गैस, ठीक है। इसमें दोनों हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये वाला भी, क्या बना, C∼C, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, H+ तो निकल गए ना। तो क्या बनाइए, इन एक्चुअल क्या लिख सकते हैं हम, C2-2-, ठीक है। ये वाला एनायन बन रहा है। तो अगर ये इनमें है तो इट मीन्स दैट कार्बाइड विल बी एसिलाइड्स, ओके। तो देखिए Mg के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2।
तो बाकी क्या बचा C2, C2 के ऊपर कितना होगा -2, कैल्शियम के ऊपर +2 है तो C2 के ऊपर -2, तो C2 -2 अगर बन रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एसिलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड आएगा यहाँ। कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, कार्बन के साथ रिएक्शन कराइए 2250 डिग्री पर, तो कैल्शियम कार्बाइड आपको मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे आप अगर, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का डब्बा खोलिए, लैब में हम कर सकते हैं इसको करना चाहें तो, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड लीजिए, थोड़ा पानी डालिए और उसको बंद कर दीजिए और प्रॉपर एक कोई जगह रखिएगा, कोई प्रॉपर पाइप रखिएगा जहाँ से वो गैस निकले, ठीक है। इसमें आग लगा के भी देखा जा सकता है, तो C2H2 बनेगी, वो गैस जो है फ्लेम को पकड़ लेगी, मतलब आग को पकड़ लेगी, और इसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, एसिलीन गैस को, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में बनेगा तो वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। एलिलाइड्स दिस कंटेन C3 4- यूनिट या एनायन, और अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एलिलीन मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ना जिसको मैंने अभी टिक किया, इसको आप इसके सारे हाइड्रोजन हटा दें तो -3 यहाँ आएगा, एक -1 यहाँ आएगा, टोटल माइनस कितना हो गया -4, तो क्या हुआ C3 4-, ठीक है। बनाने की विधि आपके सामने, मैग्नीशियम कार्बाइड लिया हमने, इसमें देखिए C3 है ना, तो ये C3 ये इसको बनाएगा, सीधी सी बात है। बाकी पानी के साथ Mg का रिएक्शन, MgOH2। तो ये था एलिलाइड्स। आगे देखिए कोवलेंट कार्बाइड्स। देखिए हमने पहली कैटेगरी के 3 किए हैं अभी, पहली कैटेगरी साल्ट लाइक या आयनिक कार्बाइड्स हमने किए हैं अभी, और उसके 3 थे फर्दर पार्ट, मिथेनाइड्स, एसिलाइड्स, एलिलाइड्स, और अभी हम आयनिक कार्बाइड के बाद करने लग रहे हैं कोवलेंट कार्बाइड्स, यानी कोवलेंट बॉन्ड होंगे कहीं ना कहीं। तो कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है एलिमेंट्स के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के जैसी है सेम या उससे ज़्यादा है, जैसे Cl वगैरह है, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये कार्बोरेंडम इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विज़ के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कार्बोरेंडम का फॉर्मूला, ठीक है। क्विज़ वगैरह में आप कभी आगे जाएंगे तो कभी भी तो आपसे पूछ सकते हैं SiC, और SSC के जो क्वेश्चंस आते हैं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, वहाँ भी पूछा जा सकता है। बोरोन कार्बाइड B4C, ये SiC और B4C ये लगभग उतने ही हार्ड होते हैं जितना कि डायमंड होता है, ठीक है। तो डायमंड बहुत हार्ड सब्सटेंस है पृथ्वी पर, ठीक है। और एक कोरंडम होता है Al2O3, ये भी साथ ही याद कर लीजिए, कोरंडम CORRUNDUM, कोरंडम Al2O3 होता है। कार्बोरंडम अलग है, कोरंडम अलग है, याद रखिएगा इस बात को, कार्बोरंडम अलग है, कोरंडम अलग है, और बोरोन कार्बाइड अलग है, ठीक है, वो तो है ही अलग। तो चलिए नीचे एग्जाम्पल है सिलिकॉन कार्बाइड का, एक सिलिकॉन है, फिर कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, तो इसी तरह से आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये बन गया आपका कोवलेंट कार्बाइड का एग्जाम्पल, ओके, स्ट्रक्चर भी बन गया। और लास्ट है हमारा इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखिए आपने इंटरस्टिशियल स्पेसिस मेरे साथ पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी बच्चों, फर्स्ट सेम में, उसमें जब हमने NaCl का स्ट्रक्चर किया था, सीजियम क्लोराइड का, CaF2 का, और भी बहुत सारे किए थे, तो आपको याद होगा कि बीच में कुछ स्पेसिस होती हैं लैटिस में, तो हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं। तो वहाँ से एक तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्पेस की बात हो रही है, स्पेस में कुछ ना कुछ आके सेट हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा कार्बाइड। कार्बन ही सेट होगा वहाँ उस स्पेस में आकर के, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स एंड सम ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। तो ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और ट्रांजिशन मेटल बना रहे हैं। These are interstitial carbide. The name interstitial carbide arises from the fact that these are formed by the metals and carbon. यानी मेटल्स तो है ही, लैटिस है उनका, बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उस इंटरस्टिशियल स्पेस या उस इंटरस्टिशियल साइट में आकर के कौन बैठ जाएगा, कार्बन फिट हो जाएगा आके। तो फिट होने के लिए वो साइज जो कैविटी का है वो मैच करना चाहिए कार्बन के साइज को, अगर वो मैच करेगा तभी तो कार्बन फिट होगा ना, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल्स हैं आपके सामने, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। रेडियाई जो है इनका
वो 1.35 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा का है, और जगह कुछ ऐसी रहती है कि कार्बन फिट हो जाएगा, और ये MC या M2C टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं, जैसे ये रहा टंगस्टन का, टेंटलम का, वेनेडियम का, V2C। तो यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, ये भी देख लेते हैं। WC एंड टेंटलम कार्बाइड ड्यू टू देयर एक्सट्रीम हार्डनेस, हार्ड हैं ये पूरे, ठीक है, केमिकल इनर्टनेस भी है, रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इनका यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ हाई स्पीड कटिंग टूल्स में, ठीक है। जैसे डायमंड की भी कटिंग होती है, चलो आपने ये तो सुना ही होगा, लोहे को लोहा काटते हैं, है ना। तो जो हार्ड चीज़ है उसको काटने के लिए कोई हार्ड सब्सटेंस चाहिए, तो ये हमारे जो कार्बाइड्स हैं हमारे सामने, टंगस्टन का और टेंटलम का, ये स्पीड कटिंग टूल्स, हाई स्पीड कटिंग टूल्स को बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, यानी इनमें लगाए जाते होंगे ये, ठीक है। सम मेटल्स हैव स्मॉल एटॉमिक रेडियाई लेस देन 1.35 एंगस्ट्रॉम एंड फॉर्म मेटल कार्बाइड्स विद डिस्टॉर्टेड मेटल लैटिसेस। तो यहाँ पर जो मेटल लैटिस बनेगा वो एक तरह का डिस्टॉर्टेड टाइप होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर ज्योमेट्री बन नहीं पाएगी, पूरी तरह से कार्बन फिट हो नहीं पाएगी। तो इस तरह के कुछ हैं, Mn3C, Cr3C2, Fe3C। Fe3C की वजह से मैंने ये सब चीज़ें जो आपको हैं कराई हैं यहाँ पर लास्ट में ये चीज़। तो Fe3C क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सीमेंटाइट, और ये स्टील बनाने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसी वजह से मैंने इन चीज़ों को लिया था यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज़ तो यहाँ एग्जाम्पल तक काफ़ी था ये। तो सीमेंटाइट क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्लोरोकार्बन्स और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आपने पढ़ रखे हैं। फ्लोरोकार्बन का मतलब फ्लोरीन भी मिलेगा, कार्बन भी मिलेगी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी तो फ्लोरीन कार्बन मिलता है ना, तो वो भी एक तरह के फ्लोरोकार्बन से ही है, तो उनको अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरोकार्बन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय फ्लोरीन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हटा दो, फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज मारो, उसका सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोरोकार्बन मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रियोन गैसेज हैं, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर में, कंडीशनर में, एयर कंडीशनर यानी AC, हमारे जो AC हैं वो ठंडक करते हैं, तो उसमें भी गैस डलती है, तो CCl2F2। हालांकि आजकल इनका फ्रियोन्स का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका कारण है Cl डॉट, यानी कि Cl रेडिकल से ये बनाते हैं, और जो ये क्लोरीन रेडिकल्स बनाते हैं ये जाकर के रिएक्ट करते हैं ओजोन गैस के साथ एनवायरनमेंट में, और आपको पता है कि ओजोन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंटार्कटिका का जो होल है वो भी आपको ध्यान में होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अंटार्कटिका में होल हो चुका है ओजोन गैस में, वहाँ से UV रेज जो हैं आने लग गई हैं धरती पर। हालांकि बाद में ये भी न्यूज़ आई थी कि वो बढ़ने लग गया था होल, यानी कि ओजोन जो है रिकवरी कर रही थी। वो रिकवरी क्यों करेगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा तो रिकवरी करेगा वो, ठीक है। कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके सामने 4-5 हैं, तो 2-3 आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कार्बन और फ्लोरीन का CF4 बन गया N2 की प्रेजेंस में, मीथेन और फ्लोरीन लिया CH3F बन गया, डार्क में भी कर सकते हैं, CH3F बना सकते हैं। CCl4 से HF को साथ रिएक्ट करा के SbF Cl4 की प्रेजेंस में CFCl3 बना सकते हैं, CF2Cl2 बना सकते हैं आप, ओके। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, ओके। तो CHCl3 का SbF5 के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, CHClF2, और फिर 80 डिग्री पे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पॉलीमर चैप्टर में, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो इसका पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तो N नंबर लगा देते हैं, यहाँ N आगे भी लगा सकते हैं आप, और ये बनता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ना। इसकी कोटिंग जो है यूटेंसिल्स यानी हमारे जो बर्तन होते हैं उस पर की जाती है। पहले ज़माने के बर्तन जो है काले पड़ जाते थे, आजकल टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उन पर, तो वो काले नहीं पड़ते, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है टेफ्लॉन, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ कुछ एक याद कर सकते हैं आप, जैसे फ्लोरोकार्बन्स डेंस हैं, कलरलेस हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, फेंट यानी कि थोड़ा बेहोश कर सकते हैं, है ना,
अनप्लीजेंट स्मेल है, नॉन इन्फ्लेमेबल हैं, थर्मल स्टेबल हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो विस्कोसिटी, लो सरफेस टेंशन, केमिकली इनर्ट, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो एटलीस्ट 4-5 यहाँ से आपको आसानी से याद रह जाएंगी मुझे लगता है, ठीक है। यूजेस ऑफ फ्लोरोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तो आपको पता ही है। एयर कंडीशनिंग, हमारे एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, जो रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें, ठीक है। टेफलॉन कोटिंग फ्राइंग पैन, सभी बताया आपको। रेजिस्टेंट गैस्केट्स एंड अदर मेटल इक्विपमेंट्स को कोट करने में यूज़ होता है। एपरेटस जो बनता है फ्लोरीन गैस को हैंडल करने के लिए, उसमें भी टेफलॉन की कोटिंग वगैरह कर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन गैस को हैंडल करना किसी ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था, इसीलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे हम नोबल गैसेस में। जब मैं आपको नोबल गैसेस कराऊंगा तब आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि फ्लोरीन गैस को हैंडल करना मुश्किल होता था। जो ग्लासवेयर होता है ना, ग्लास का बना हुआ सामान, उसमें भी मतलब दिक्कत आती थी इसको रखने में, ठीक है। रिएक्टिव बहुत होता है फ्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गेट पॉलीमराइज्ड टू गिव स्टेबल ऑयल्स दे सकते हैं ये पॉलीमराइजेशन करके, वैक्सीज दे सकते हैं, ग्रीसीज दे सकते हैं। और इन लुब्रिकेंट्स को क्या बोलेंगे? फ्लूरोल्यूब्स, एंड आर यूज्ड एज हीट ट्रांसफर मीडिया एंड स्पेशल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसीज, ठीक है। फ्लूरोल्यूब्स जो है, जो लुब्रिकेंट्स हैं, हीट ट्रांसफर मीडिया की तरह यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या ग्रीसेस की तरह इनका यूज़ होता है। सिलिकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 5-6 हैं सिलिकेट्स जो हमें देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। तो देखिए, अर्थ क्रस्ट के जो रॉक्स हैं, यानी पड़े हुए हैं हमारी धरती पर, क्ले है, सैंड है, सॉइल्स हैं, बहुत प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की सॉइल्स हैं। हमारी इंडिया में ही बहुत सारी तरह की सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल है, ठीक है। ये क्या हुआ? चल रहा है, देखिए वीडियो तो चल रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, हो गया ठीक बच्चों। तो इन सॉइल्स में या सैंड में, क्ले में, रॉक्स में क्या है? सिलिकेट मिनरल्स और सिलिका मिलती है। सभी सिलिकेट्स में SiO सिंगल बॉन्ड्स मिल सकते हैं आपको, जो कि आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड और ब्रिजिंग SiO-Si बॉन्ड भी मिलेंगे आपको। अभी आगे पढ़ेंगे हम तो देखते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट सबकी क्या रहेगी सिलिकेट्स की? SiO4 4-, जो कि आपको नीचे दिखा रखी है हमने। सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल टाइप है ये स्ट्रक्चर, बिल्कुल, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ट्राइंगुलर शेप में। ये 3 ऑक्सीजन मैंने बना दी, ठीक है। चौथी ऑक्सीजन यहाँ बना दो, और क्योंकि ये सिलिकॉन को भी दिखाना है तो हम इसके नीचे कहीं दिखा रहे हैं इसको, यानी ग्रीन कलर से मैंने सिलिकॉन दिखा दिया, ये नीचे की तरफ है कहीं, ठीक है। शेप असली तो ये है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, एक माइनस इस ऑक्सीजन पे, और जो ग्रीन है वो क्या है? ग्रीन कलर का, या किसी और कलर से कर लेते हैं, डार्क ब्लू से कर लेते हैं, तो वो डार्क ब्लू वाला क्या है? अब सिलिकॉन है, और बाकी रेड वाले जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, बट ये है कौन सी? टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। अपना बनाने का तरीका है, इसको आगे हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए, ऑर्थोसिलिकेट SiO4 4- यूनिट है, सिंपल है। एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रख लीजिए, विलेमाइट या फेनासाइट, ठीक है। कैटायन जो है जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा। सिलिकॉन देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है आपके सामने। पायरोसिलिकेट्स या आइलैंड स्ट्रक्चर, ये देखिए आपके सामने 2 SiO4 4- यूनिट को जोड़ दो, ठीक है, एक ऑक्सीजन के थ्रू। तो जैसे एग्जांपल है थोर्डविटाइट, तो एक कॉर्नर शेयर हो रहा है, एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है ना, एक कॉर्नर शेयर हो रहा है। साइक्लिक सिलिकेट्स में देखिए कितना ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, जैसे ये एक यूनिट है तो इसके कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, कितने कॉर्नर शेयर हो रहे हैं इसके? तो एक ये 2 शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ 1 2, हर यूनिट, कोई भी यूनिट उठाएंगे आपके 1 और 2 कॉर्नर या 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही हैं, ठीक है।
जो शेयर होता है ना उस पर माइनस चार्ज नहीं रहेगा, याद रखिएगा। बाकी के जो ऑक्सीजन बच गए उस पर माइनस चार्ज रहेगा, सिलिकॉन पे तो नहीं रहेगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद कर लो, या तो बेरिल याद कर लो या वोलेस्टोनाइट याद कर लो। साइक्लिक हो गया। अब चेन सिलिकेट देखिएगा, तो ये एक लीनियर टाइप चेन है, और ये स्टार टाइप जो पीछे भी हमने किया था, लेकिन उसमें एक था स्टार, अब ये दो हो गए हैं ना, रिंग टाइप कह लीजिए। इरेज कर देते हैं। या तो ये सिंगल चेन सिलिकेट होंगे, ये रहे, इनको बोलते हैं पायरोक्सीन्स, या डबल चेन सिलिकेट होंगे, इनको बोलते हैं एम्फीबोल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन ये शेयर होगी, फिर दूसरी, एक ये, फिर दूसरी, तो हर यूनिट की दो दो ऑक्सीजन शेयर हो रही हैं। यहाँ पर भी देखिए एक दो, इसकी एक, ये, तो यानी कि दो कॉर्नर कहीं ना कहीं शेयर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शीट सिलिकेट, तो इसमें आप देखिएगा, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, यहाँ तो ठीक है दो कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, एक दो, एक और दो, है ना। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बीच वाली यूनिट देखनी है ना हमने, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितने शेयर हो गया, कितना शेयर हो गया यहाँ पर, एक दो तीन, यानी कि तीन के तीन शेयर हो गए यहाँ। यहाँ दो शेयर हो रहे हैं, यहाँ तीन शेयर हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। शीट सिलिकेट में यहाँ भी आप बीच वाली यूनिट को उठाइएगा एक, तो तीनों ही शेयर हो रहे हैं, और जो शेयर हो रहे हैं उन पर माइनस नहीं लगाना, जो शेयर नहीं हो रहे हैं वहाँ आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये लगा ही रखा है मैंने लगभग, यहाँ रह गया है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये भी स्टार टाइप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन आइटम्स शेयर हो रहे हैं हर यूनिट के, तो इसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये बन जाएगा बेटा, Si2O5N2N-। एग्जाम्पल एक याद रख लीजिए, टाक या क्ले, ये टाक पाउडर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्ले याद रख लीजिएगा शीट सिलिकेट में। बनाना आना चाहिए आपको। 3 डायमेंशनल सिलिकेट देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ही हो जाएगा, तो वो हम बना नहीं सकते। तो बस आपने ये याद रखना है कि चारों की चारों ऑक्सीजन SiO4 की शेयर होती है इसमें, और उससे फिर बनता है इनफिनाइट 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट। एग्जाम्पल आप एक याद रख लो, क्वार्ट्स याद रख लो एग्जाम्पल है, और ट्राईडाइमाइट क्रिस्टोबेलाइट भी है, जनरल फार्मूला SiO2N। ठीक है, तो सिलिकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। अब करते हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स, कि सिलिकॉन्स जो हैं वो कुछ पॉलीमर्स भी बना रहे हैं। तो देखिए, पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स, तो सिलिकॉन का कुछ पॉलीमर जो है उसको बोल रहे हैं सिलिकॉन्स, है ना। तो सिलिकॉन क्या है, पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स हैं, उनको बोल रहे हैं सिलिकन्स। और इसमें लिंकेज कौन सी है, SiO-Si लिंकेज। जनरल फार्मूला क्या है, R2SiON। ठीक है, लीनियर हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। और ये अभी तो आप सेकंड सेम में पढ़ रहे हैं ना इसको, तो थर्ड ईयर में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कराया है अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, वो वीडियो लेक्चर थर्ड ईयर के जो BSc थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। BSc थर्ड ईयर 6th सेम इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स चैप्टर कराया है मैंने, 4 लेक्चर उसके वहाँ डाले हैं। तो उसमें आपको सिलिकॉन पॉलीमर्स काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा, जो कि आपको थर्ड ईयर में भी करना है। यहाँ पे हल्का फुल्का हमने देखना है इसको। ठीक है, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं ये, तो हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस में इनका यूज़ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी कहते हैं। प्रिपरेशन देखिए, मिथाइल क्लोराइड लिया आपने, अल्काइल हैलाइड, यानी कि सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कराया कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपको मिल गया CH3 ट्वाइस SiCl2 डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। पानी के साथ हाइड्रोलिसिस कराई तो दोनों Cl हट जाएंगे, OH लग जाएगा, डाई मिथाइल सिलानोल बोलते हैं इसको, सिलानोल, ओल का मतलब OH लग गया है। ठीक है, तो एक डाई मिथाइल सिलानोल ये लिया, एक ये लिया, और OH और OH में से क्या निकल जाएगा, वाटर, तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों, बाकी ऐसा ही रख दिया हमने। ठीक है, कि ये लीनियर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास। आगे देखिए, जो बना है ये मॉलिक्यूल, इट कैन रिएक्ट विद मोर डाईमिथाइल सिलानोल मॉलिक्यूल्स
एंड कैन फॉर्म अ लॉन्गर चेन ऑफ लीनियर, यानी कि बहुत लंबा चेन बन जाएगा ऐसे ऐसे। मैं तो सिंपल दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से दिखाइएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि आगे भी हैं इसका मतलब, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स देख लीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल या एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन गिव्स क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो पहली लाइन में छिपा है, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो देखिए CH3Cl सिलिकॉन और HCl को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे हीट किया तो मिला CH3SiCl3। ओके, और देखिए सिलिकॉन क्लोराइड को फिनाइल MgCl से रिएक्ट करा दिया तो एराइल वाला मिल जाएगा, एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन। यहाँ था एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन, जो मैंने ग्रीन से करना लग रहा हूँ मैं, वो क्या है, एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन। और जो रेड से है हमारे पास फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन या एराइल कह लीजिए, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग यूज़ करने की बजाय CH3 की जगह और फिनाइल की जगह हम R लिख लेते हैं। तो RSiCl3 लिया, पानी के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा, तीनों Cl हट जाएंगे, OH 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 लग गया। अब ये जो बना है ना, एक आपस में रिएक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। R को ऊपर रख लीजिए आप, और बाकी OH को आपस में रिएक्ट कराते जाइए तो O के थ्रू बॉन्डिंग होती जाएगी। तो बन रही है ना SiO-Si लिंकेज, ठीक है। तो पॉलीमर बन रहा है। तो कौन सा है, अभी तो क्रॉस लिंकिंग होनी है, ठीक है, अभी तो लीनियर बना है। तो अभी दो लीनियर को आमने सामने रख दीजिएगा और O के थ्रू बॉन्डिंग करा दीजिएगा, तो ये बन गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स, नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप, जो अभी R ग्रुप बताया था आपको। क्रॉस लिंकिंग कितना हो रही है नहीं हो रही है, लेंथ ऑफ चेन कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है पॉलीमर, ठीक है। और देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी। हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट को बर्दाश्त कर सकता है, 250 डिग्री के आसपास तक भी है, ठीक है, 250 से 300 आसपास। वाटर रेपिलेंट है, वाटर से दूर भागने वाला है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द R ग्रुप। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, 350 से 400 पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग अक्कर्स। Stable towards chemical reagents, not affected by weak acids, alkalis and salt solutions. Low molecular weight silicon polymers are soluble in organic solvents। जो लो मोलिकुलर वेट वाले हैं, कम वेट वाले, वो घुल जाएंगे किसमें, ईथर में, CCl4 में, बेंजीन में। इसमें से 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप याद रख लीजिएगा। यूजेस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स, हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स में यूज़ होते हैं, हाई वैक्यूम पंप्स में यूज़ होते हैं, ग्रीसीज की तरह, वार्निशेस की तरह इनको यूज़ किया जा सकता है लो टेम्परेचर पे। वाटर रेपिलेंट है, गुड इंसुलेटर हैं, अभी पढ़ा था हमने। तो वाटर प्रूफिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स में यूज़ होते हैं। सिलिकॉन रबर्स इलास्टिसिटी को लोअर टेम्परेचर पे भी रख लेते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। पेंट में भी इसको डाला जाता है, ठीक है, टू मेक देम डैम्प रेजिस्टेंट। मतलब दीवारों में जो सीलन वगैरह आ जाती है उससे बचाने के लिए पेंट में हम ये सिलिकॉन वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि ये पानी से दूर भागने वाला है, तो पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देगा। एक्सीलेंट इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, लुब्रिकेंट्स की तरह इस्तेमाल हो सकता है, लोअर टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी। ये इनकी कमाल की बात है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये फैमिली पूरी होती है अब, कार्बन फैमिली, ओके। तो लगभग हर एक चीज़ को मैंने पढ़ा है यहाँ पर। आई होप आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। और लास्ट में एक कोट है, जितना तक मुझे याद आ रहा है, ये कोट जो है गांधी जी ने कहा था, एक बार ये दिया था, ठीक है। नेचर हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। नेचर के पास, एनवायरनमेंट के पास इतना है कि वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको दे देगा, बट आपका लालच जो है वो पूरा नहीं कर सकता। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलें, नेचर से प्यार करें, नेचर आपसे प्यार करेगा। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।